नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के सेंट्रल एकेडमी स्कूल की चलती वैन से गिरे 3 बच्चे। चालक शराब के नशे में चला रहा था वैन तो वही क्षमता से अधिक बच्चों को बिठा रखा था वैन में। क्या जिम्मेदारों की खुलेगी नींद, होगी कार्यवाही। उदयपुर शहर के समीप देवारी में खाली प्लॉट में खड़ी 3 कारों में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। 2 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। प्रतापनगर थाना पुलिस जुटी जांच में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर के जनसुनवाई में करीब 2 घंटे देरी से पहुंचने से महिलाओं में उपजा रोष। आयोग द्वारा कार्यक्रम के तहत होनी थी जनसुनवाई। राहटकर ने सुनवाई के बाद दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। शहर के सेक्टर 5 स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल की चलती वैन में से सोमवार को 3 बच्चे गिर गए। आसपास के लोग तुरंत बच्चों को उठाकर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। बच्चों की हालत अभी स्थिर है। बताया जा रहा है कि वैन का ड्राइवर शराब के नशे में था और तेज स्पीड से वैन चला रहा था। तभी एक बैरियर पर वैन की जंप करते हुए उछली और डिक्की खुलने से बच्चे नीचे गिर गए। हादसे का पता लगने पर पेरेंट्स स्कूल पहुंचे और आक्रोश जताया। उन्होंने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होती है। उन्हें स्कूल वैन के ड्राइवर की नियुक्ति से पहले अनुभव और बाकी चीजों की जांच करनी चाहिए। सूचना पर हिरणमंगरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने ड्राइवर साहिल कछावा को हिरासत में लेकर वैन जब्त की। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर ने वैन चलाते समय शराब पी थी। उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। शहर के समीप देवारी में एक खाली प्लॉट में रखी 3 कारों में रविवार देर रात्रि को आग लग गई। आग लगने से 3 कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मौके पर 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार देवारी के नाकोड़ा नगर में एक खाली प्लॉट में आसपास रहने वालों ने अपनी कारें खड़ी कर रखी थी। इन कारों में रविवार देर रात्रि को आग लग गई। आग लगने से पास ही स्थित एक घर में धुआं जाने पर परिजनों ने बाहर निकल के देखा तो तीनों कारें धधक रही थी। यह देखकर पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस बारे में दमकल को सूचना दी, जिस पर मौके पर दमकलें मौके पर आई और 2 दमकलों ने करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग से तीनों कारों में अंदर सीटें, वायरिंग सहित सारा सामान जलकर नष्ट हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पर प्रतापनगर थाने से जाब्ता भी गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से सोमवार को जिला परिषद सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया और इस जनसुनवाई के कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया राहटकर को पहुंचना था, लेकिन तय समय पर कार्यक्रम शुरू होने के करीब 2 घंटे बाद राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया राहटकर पहुंची। 2 घंटे देरी से शुरू हुई जनसुनवाई में विजया राहटकर ने उपस्थित महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान विजया राहटकर ने संबंधित अधिकारियों से महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण समय पर हो ताकि उन्हें बार बार चक्कर नहीं काटने पड़े। जनसुनवाई के दौरान लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी योगेश गोयल, राजसमंद एसपी सुधीर जोशी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनसुनवाई के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत यह जनसुनवाई की गई है। इस जनसुनवाई में महिलाओं की समस्याओं को सुनने के बाद उनके निस्तारण के निर्देश दिए गए। यह कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो महिलाएं दिल्ली तक नहीं आ सकती है या फिर दिल्ली तक अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवा सकती है, उन शिकायतों को उनके द्वार पर जाकर सुनने के बाद निस्तारित किया सके। आज राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा उदयपुर आना हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास बहुत बड़े पैमाने पे कंप्लेंट्स आती है और ये कंप्लेंट्स पूरे देश भर के कोने कोने से आती है और हमारे ध्यान में ये भी आता है कि ये बहुत दूर दराज से आई हुई कंप्लेंट, ये महिलाएं कंप्लेंट तो दर्ज कर देती है मेल के साथ, ईमेल के साथ या पोस्ट के माध्यम से हमारे पास वो कंप्लेंट आती है,
पर वो प्रत्यक्ष रूप में दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती है। दिल्ली उनके लिए बहुत दूर भी है, बहुत अड़चन भी है, आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, कैसे आना है, क्या करना है, इसके बारे में पता नहीं होता है। तो फिर इन महिलाओं की जो कंप्लेंट्स है, फिर कितनी बार ऐसे होता है कि उसकी कोई आवाज़ ही नहीं बन पाती। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए फिर राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये तय किया कि उन महिलाओं ने दिल्ली आने के बजाय हम ही उनके पास जाएंगे, उनके पास हम जाएंगे और उनकी जो कंप्लेंट्स है हम उनके गांव में उसको एड्रेस करेंगे और त्वरित उनको तुरंत न्याय देने का भी हम प्रयास करेंगे। जब हम स्टेट में जाते हैं तो ये भी ध्यान में आता है कि चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, ये ऐसे अनेक स्टेट ऐसे हैं कि जो बहुत बड़े हैं। तो स्टेट के राजधानी में भी हम अगर सुनवाई करते हैं तो भी वो सब महिलाएं अपने राजधानी के शहर पे भी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वो भी 700-800 किलोमीटर दूर होता है। इसीलिए कमीशन ने तय किया कि हम डिवीज़न के साथ डिवीज़न में हम उनकी सुनवाई करेंगे और उसी के अंतर्गत आज उदयपुर डिवीज़न की यहाँ पे महिलाओं की सुनवाई हुई है। आज डिवीज़न की करीबन 50 कंप्लेंट्स हमारे पास थी, जो पहले से ही हम लेकर आए थे। उन सभी जो कंप्लेंट महिलाएं उनको हमने यहाँ पे बुलाया था, आज उनकी सुनवाई हुई और उसी के साथ साथ जो पुलिस अफसर्स उसकी उनकी जो कंप्लेंट है उसकी कंप्लेंट को देख रहे थे, उन ऑफिसर्स को भी हमने यहाँ पे बुलाया था। इसके अलावा कलेक्टर यहाँ पे थे, एसपी यहाँ पे थे। जय श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अपनी सबसे बड़ी मुहिम का आगाज 15 जनवरी को समारोह पूर्वक करेगा। संगठन की ओर से 11 बेटियों को गोद लिया जा रहा है और 500 से ज्यादा शिक्षा किट का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों की उन बेटियों को किया जाएगा जो आर्थिक कारणों से स्कूल नहीं जा पा रही। जय श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने का है। इसी ध्येय को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम राजस्थान स्तर पर चलाई जाएगी और इसे फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाया जाएगा। बागड़ी ने बताया कि केवल आर्थिक कारणों से कई बेटियां पढ़ने नहीं जा रही है, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर संगठन ने 11 बेटियों को गोद लिया है, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था संगठन की ओर से की जाएगी। फिलहाल 12वीं तक इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली जाएगी और बाद में इनको कॉलेज स्तर तक बढ़ाने का विचार भी किया जा सकता है। संगठन की शक्ति बढ़ाने के साथ ही बेटियों को गोद लेने की संख्या में विस्तार किया जाएगा। संगठन के संस्थापक निर्मल पंडित ने कहा कि संगठन का गठन हुआ है अभी 2 महीने ही नहीं हुए हैं, लेकिन अब तक काफी सेवा कार्य किए जा चुके हैं। कैंसर पीड़ित एक महिला को 2.5 लाख रुपए और आर्थिक रूप से परेशान एक महिला को 11,000 रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के साथ ही करीब 6,000 शिक्षा किट का वितरण भी किया गया है। गत 15 जनवरी को मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज है जगत होटल BN कॉलेज के जिस सामने प्रातः 1 बजे से 3 बजे तक रहेगा। उसमें मैम 4 मुद्दे को मैं लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट मुद्दा तो मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा मुद्दा मैम यूट्यूब चैनल मैंने जारी किया, तीसरा मुद्दा मैम 11 बच्चों को मैं गोद ले रहा हूँ जिसका पूरा खर्च संगठन करेगा 11 बच्चों का। चौथा मैम कि 500 किट 16 जनवरी से अभियान चालू कर दिया मैंने। हर एक गांव में जाके छोटे बच्चियाँ मतलब बच्चियाँ जो स्कूल में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़ने नहीं चाहते हैं, आंगनवाड़ी वाले जो बच्चियाँ हैं उनको मैं प्रेरित करके उन किट वितरण करूँगा बच्चों को और शिक्षा की ओर मैं उनको ले जाऊँगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। राजस्थान मानव अधिकारी आयोग के सदस्य रामचंद्र सिंह जाला सोमवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने महाराणा भोपाल चिकित्सालय में निरीक्षण किया।
एमबी अस्पताल के आउटडोर इमरजेंसी सेंट्रल लैब ऑपरेशन थिएटर कई वार्डों के साथ अस्पताल के शौचालयों का भी निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती लोगों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। मानवाधिकारी आयोग सदस्य रामचंद्र सिंह जाला ने बताया कि मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य है कि अस्पतालों में सभी लोगों को समय पर उपचार मिले। साथ ही अस्पताल में सुविधाओं को लेकर समय समय पर निरीक्षण किया जाता है ताकि वहां की समस्याओं का समय पर निस्तारण हो सके। जाला ने सेंट्रल लैब ऑपरेशन थिएटर और वहां पर काम करने वाले लोगों से भी जानकारी ली कि वहां पर किसी तरह का काम कर रहे हैं और अस्पताल में सारी सुविधाएं उन्हें सही मिल रही है। आयोग सदस्य जाला ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन के मैनेजमेंट की खूब सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर सुमन का काफी अच्छा प्रयास और प्रिंसिपल के नेतृत्व में अस्पताल में सभी को अच्छे से इलाज मिल रहा है। आज हमने महाराणा भोपाल हॉस्पिटल का जनरल इंस्पेक्शन किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का हमारा ये उद्देश्य है कि हॉस्पिटल में भर्ती रहने वाले मरीजों के साथ वहाँ कैसा व्यवहार किया जाता है, उनकी सुविधाएं किस तरह से उनको उपलब्ध होती है, इसके अलावा उनके उपचार से संबंधित जो इक्विपमेंट है यहाँ वो कैसे हैं, अच्छी कंडीशन में है या नहीं, उन मशीनों को चलाने वाले जो कर्मचारी हैं वो वेल क्वालिफाइड है या नहीं, इसके अलावा जो आपके ऑपरेशन थिएटर हैं उनकी स्थिति कैसी है, वहाँ मरीजों को पूरी सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है, आपकी एमआरआई मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है, एक्सरे मशीन है, कंडीशन कैसी है, अच्छी हालत में है या नहीं, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में साफ़ सफाई की कैसी व्यवस्था है उसको भी हम देखते हैं। मरीजों के लिए बने हुए टॉयलेट्स वगैरह कैसे हैं, पीने की पानी की कैसी व्यवस्था है, मरीजों के बैठने की कैसी व्यवस्था है, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। मरीजों को लाने ले जाने वाले स्ट्रेचर की उपलब्धता कैसी है, 24 आवर्स उनके सर्विस के लिए कैसी सुविधाएं हैं, इमरजेंसी में डॉक्टर हर समय मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो हमने पाया कि सुप्रिटेंडेंट साहब का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल साहब के डायरेक्शन में यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जब मैं पहले यहाँ एडीजे था और डीजे था उस टाइम जो हॉस्पिटल की स्थिति उससे तो कई गुना बेटर आज मैंने पाया। बड़ी खुशी की बात है कि इतने अच्छे अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं जिनका मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से यहाँ मरीजों को अच्छी सुविधा मिल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल से भी यहाँ मुझे बेटर सुविधाएं मिली, जिसके लिए मैं दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में मरीजों की सुविधाओं के लिए नई पहल की गई है। अब यहां पर पर्ची बनवाने के लिए QR कोड जारी किया गया है। इसे स्कैन कर मरीज खुद पर्ची बना सकेंगे। इसके अलावा इस कोड के जरिए अस्पताल पहुंचने से पहले ही पर्ची बन जाएगी। हालांकि इसका प्रिंट अस्पताल से ही लेना होगा। इसके लिए अलग से खिड़की होने से लाइन में लगने जैसी समस्या के अलावा अन्य दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। एमबी हॉस्पिटल के उप अधीक्षक डॉक्टर संजीव टाक ने बताया कि अभी तक सिर्फ प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही इस तरह की पर्ची बनवाई जा सकती थी। अभी जानकारी के अभाव में ऑनलाइन ऐप के रजिस्ट्रेशन से प्रतिदिन औसत 5 से 8 मरीज आते हैं। अब यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। लोगों को QR कोड के प्रति जागरूक करने के लिए रोगी मित्र हेल्प डेस्क पर भी इसकी जानकारी दी जा रही है। के अंदर लगभग 6000 का OPD रहता है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन के ऊपर और पेशेंट चैम्बर के बाहर मरीजों को लाइन में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना पड़े, इस हेतु ये इनोवेशन करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास के तहत एक स्कैनर न्यू OPD में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने लगाया है और इसको स्कैन करके अपनी डिटेल्स जो है वो उसके अंदर डालनी पड़ती है और जन आधार नंबर डालना पड़ता है। इतना डालने से एक OTP मोबाइल के माध्यम से उनको प्राप्त हो जाता है अपने मोबाइल पे और पूरे परिवार के नाम से सारी डिटेल्स जो जन आधार में है वो सारी डिटेल्स आ जाती है। तो उस OTP को काउंटर नंबर 10 स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है। सिर्फ OTP वहाँ जाके बताने से उस पेशेंट को तत्काल ही OPD स्लिप मिल जाती है, जिसको लेके वो जिस काउंटर पे जिस डॉक्टर को दिखाना है उस डॉक्टर को जाके वो अपना चेकअप करा सकते हैं। सर, लोगों को कितनी निजात मिलेगी लंबी लाइनों से बचने के लिए, इसमें कितना असर दिखा जाएगा? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि एक राजकीय चिकित्सालय में आम जनता की सुविधा को सर्वोपरि माना जाए और इसी के दृष्टिकोण से हमारे रोज़ के OPD को देखते हुए हमने ये इनोवेशन किया है और निश्चित रूप से इसका बेनिफिट जो है आम जनता को मिलने वाला है। और भी अलग-अलग वार्ड में अलग-अलग लगाए जाएंगे?
जहाँ जहाँ पे अलग ओपीडी हैं सर, वहाँ पे इसके रिजल्ट्स को देखते हुए एनालिसिस करके और सभी जगह ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, यह कहावत हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, जो भारत की विविधता को दर्शाता है। इस विविधता का एक खूबसूरत हिस्सा हमें किस्सों और कहानियों में भी देखने को मिलता है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बीच है। इसमें कई हंसी ठहाकों का पुट है, तो कहीं गंभीरता के साथ नपे तुले शब्दों में कही गई वास्तविक घटना। यह कहीं तो सीख देती है, तो कहीं कानों में रस घोलते हैं। मगर अब ये विधा धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, इसे फिर पुनर्जीवित करने की जरूरत है। छोटे से प्रयास के साथ शुरू हुआ मामाए एंकर फाउंडेशन द्वारा स्थापित उदयपुर टेल्स की ओर से आयोजित उदयपुर स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल आज अपना 6ठा संस्करण आज कहानी कहने की मौखिक परंपरा के जश्न के साथ संपन्न हुआ। यह कहानी कहने की सदियों पुरानी कला को पुनर्जीवित कर रहा है। इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के कथाकार, लेखक और उत्साही लोग एक साथ आते हैं। हर 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस उत्सव में आकर्षक सत्र होते हैं, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक कहानी को कहने की शैली और विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस 3 दिवसीय महोत्सव में देश के साथ ही विदेश के कहानीकार सम्मिलित हुए। इन सभी कहानीकारों ने अपनी अपनी शैली में कहानियां सुनाई। इन 3 शब्दों में बच्चों को प्रोत्साहित करने वाली कहानी के साथ साथ लोकगीत, लोक कथा, व्यक्तिगत अनुभव की कहानी और जुमेलबाजी को प्रस्तुत किया गया। इस फेस्टिवल में प्रतिदिन स्टोरी टेलिंग की शुरुआत बच्चों को कहानी सुनाने के साथ होती थी। यह मुख्य रूप से प्रतिदिन 3 कालखंड में सुबह, दोपहर और शाम में कहानीगंज और जामगढ़ में शीर्षकों के तहत आयोजित किया गया। इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल का 3रा दिन है और बहुत खुशी है कि हर दिन हम ये कह नहीं सकते हैं किस दिन से बेहतर रहा। हमारे यहाँ दास्तान गोई, उसके बाद कल हमारे देवदत्त पटनायक जी, आज फौजिया, फिर मकरंद देशपांडे का परफॉर्मेंस है, समीर राहत जी हैं और लैटिन अमेरिकन स्टोरी टेलर जो जूलियाना मरीन ने किया, एकदम लाजवाब साउथ अमेरिकन हिस्ट्री पर किया। इन दिनों हम लोगों ने 2-3 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से ज़रूरत थी उनकी, एक तो जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके साथ हम लोगों ने स्टोरी टेलिंग किया और ब्रेल से उनको स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं पढ़ के वो सिखाने का प्रयास, क्योंकि खाली इंटरटेनमेंट ही पूरी बात नहीं है, साथ साथ हम समाज को साथ कैसे ले चले वो भी एक मकसद है। और हम बहुत खुशी के साथ ये कहना चाहते हैं कि जमघट जो हमारा एक ओपन माइक सेशन है उसमें बहुत अच्छे उदयपुर के आर्टिस्ट उठ खड़े हुए हैं। खाली कहानियों में ही नहीं, गाने में या कहानी को कविता में लिख के या स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू छोटे बच्चों का बहुत अच्छा रहा। उन लोगों ने स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन की और उनके बीच में से बहुत अच्छे कहानीकार उठ के आए। और हमारे यहाँ मांगरियार के छोटे बच्चे 2 आए हैं और 2-3 महीने से उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, हर रोज़ रियाज करते हैं और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया और आज शाम को दोबारा उन लोग देंगे, एकदम दिल को छू जाने वाली चीज़ है। इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उदयपुर के लोगों का और जो हमारे सुनने वाले लोग अलग अलग जगहों से आए हैं। आपको एक बता दें, अजमेर से एक लड़की आती है, वो 3रा साल है। जो हृदय से कलाकार सौजन्य है, मुझे लगता है कि ऐसी जगह आए जहाँ पर कहानी सुनने के लिए इतने लोग आ सकते हैं। मुझे लगता है इसका मतलब है वो सब जगह हुई। कहानी कहने का एक दौर शुरू हो रहा है जी, मुझे लगता है व्यक्त होने का दौर शुरू हुआ है और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, रूबरू। आई थिंक दैट इज मोर। सर, ये यूथ का एनकरेजमेंट कैसा देखते हैं आप इसमें, जो यूथ इसके अंदर? आज बहुत सारा यूथ ही दिखा, मुझे मतलब अच्छी बात है। थिएटर वाले रन करनी है। मुझे लगता है कि यूथ को आज वाकई में व्यक्त होना है और वो प्लेटफॉर्म चाहते हैं। मुझे लग रहा है उदयपुर टेल्स इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, जो कि इतनी चीज़ें मैंने देखा। आज एक वर्कशॉप भी हो रही है, यहाँ भी जमघट भी है, कई सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो अपने आप में प्लेटफॉर्म की ही ज़रूरत होती है यूथ को। दादी और नानी की कहानियाँ खत्म हो गई। अब वो मैं कह रहा हूँ दादी और नानी की कहानियाँ ख़त्म हो जाने दे, ये अपनी कहानी बता दे दादी और नानी को। उल्टा भी तो रिवर्स हो सकता है।
डांगी सेवा संस्थान के बैनर तले खेल संघ की ओर से आयोजित 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता का समापन 14 जनवरी मंगलवार को होगा। कानपुर खेड़ा स्थित रॉयल स्टेडियम पर आयोजित हो रही प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद होंगे। खेल संघ के अध्यक्ष और वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने बताया कि पहली बार डांगी समाज की खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री का सानिध्य मिलेगा। डांगी ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों में भारी उत्साह है। पूरे संभाग से लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा उदयपुर जिले से हजारों की संख्या में भी लोग पहुंचेंगे। खेल संघ के सचिव रमेश डांगी ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य समारोह के डोम बनाया गया है। इसके अलावा 5 से 7 हजार लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई गई है। वहीं कार्यक्रम में 15 से 25 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विभिन्न खेलों में विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। मंगलवार को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब जो डांगी समाज की 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता कानपुर खेड़ा रॉयल स्टेडियम में होने जा रही है, उसमें पधार रहे हैं। तो एक तरह से पूरे संभाग लेवल में खुशी की लहर है कि समाज को पहली बार कोई मुख्यमंत्री जी हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं खेलकूद प्रतियोगिता में। और खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ ही इसको समाज ने आम सभा का रूप दिया है। मैं धन्यवाद भी दूंगा सभी समाज बंधुओं ने जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये जोरों शोरों से पूरा पंडाल तैयार किया, व्यवस्था की और गाँव-गाँव में जाकर जिस तरह से पटेल समाज के लोग एक शादी समारोह में नूता देने जाते हैं, जैसे स्वयं गांव से गांव के लोग उलट के इस सभा में आ रहे। धन्यवाद है तहे दिल से उनको। और मैं जितने भी प्रवासी भाई है जो महाराष्ट्र गुजरात, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ और पहले भी मैंने कहा है कि आप सबसे भी मेरा निवेदन है प्रवासी भाइयों को कि कल 14 तारीख को सीएम साहब के इस सभा को सफल बनाने में आप सब पधारिए। तहे दिल से आपका भी स्वागत है और पूरे परिवार को भी इस सभा में भेजिए। सब बड़ी तादाद में मेवाड़ के भी प्रवासी हैं और दूसरे तरह के प्रवासी जो गुजरात, बॉम्बे और दिल्ली में रहते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? देखो, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उदयपुर संभाग को बहुत कुछ दिया है, तो सभी समाज के बंधु, समाज के अग्रणीय मुख्यमंत्री जी का कल स्वागत करने आ रहे हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से उनसे भी अपील करता हूँ सभी कि यहाँ मुख्यमंत्री जी के स्वागत में पधारे। तहे दिल से उनका स्वागत है। और जनप्रतिनिधि, सरपंच जितने भी हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री जी जो हर विधानसभा में, हर मंडल में 100 कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने तो मेरी 25 साल की राजनीति में पहली बार देखा। मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा। और मैं सभी प्रवासी भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। 37वीं डांगी समाज खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन रॉयल खेड़ा स्टेडियम पे यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन कल 12 तारीख को किया है। तो 12, 13, 14 3 दिन ये प्रतियोगिता चलेगी। 14 तारीख का है समापन और कल हुआ है उद्घाटन। उद्घाटन में हमारे बीच में हमारे मावली विधायक पुष्कर जी डांगी और दलीप चंद जी डांगी, डेयरी चेयरमैन डालचंद जी डांगी सभी पधारे थे और इसका आगाज़ किया है। समापन के अवसर पर इस बार हमारे समाज को ये सौभाग्य मिला है कि हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा हमारे समाज को आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ पधार रहे हैं। तो उसी को लेकर आज ये तैयारियाँ की जा रही है। पिछले 15 दिन से हमारे खेल संघ के सभी मेंबर इसमें लगे हुए हैं, जिसमें 5 से 7 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है चेयर वाली। बाकी लोगों का अनुमान है 20 से 25 हज़ार लोग इस सम्मेलन में यहाँ भाग लेंगे। इसके अलावा सभी उदयपुर संभाग में हमने गाड़ियों की व्यवस्था करी है, बसों की व्यवस्था करी है, जिससे अधिक हमारा समाज यहाँ पे आ सके। और माननीय मुख्यमंत्री साहब, हमारे वल्लभनगर विधायक साहब जो खेल संघ के अध्यक्ष भी है उदयलाल जी डांगी साहब, इनका सबका आशीर्वाद हमें मिल सके, समाज को मिल सके। और जो हमारा 14 तारीख को जो डांगी समाज 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर जो समापन समारोह रखा गया है, उसमें एक महासम्मेलन का आयोजन होगा और इसमें हज़ारों की तादाद में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ से हमारे जो मोहतवीर है, आम जन जो समाज के मोहतवीर है, वो सब लोग यहाँ पधार रहे हैं। उसमें निर्णायक ये रहेगा, हमारे उदयलाल जी जो वल्लभनगर के विधायक साहब हैं हमारे और लाडले विधायक हैं, उनके नेतृत्व में ये हमने तय किया है ये भव्य और ऐतिहासिक इस सम्मेलन को बनाएंगे। इसके लिए हमारे गांव-गांव युवाओं की टोलियों को छोड़ा गया है और पत्रक और पीले चावल बांटे गए हैं। और इस सम्मेलन में युवाओं को काफ़ी जोश है। जो एयरपोर्ट से उनको 101 गाड़ी उनके काफिले के साथ हमारे एयरपोर्ट से उनके साथ आएगी। उनका प्रबंधक पूरा
अनिल जी डांगी और मोहन जी डांगी को जिम्मेदारी दी गई है और पूरे नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में हम एयरपोर्ट से स्वागत करते हुए साथ में आएंगे ढोल नगाड़ों के साथ। धन्यवाद। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के सेंट्रल एकेडमी स्कूल की चलती वैन से गिरे 3 बच्चे। चालक शराब के नशे में चला रहा था वैन, तो वही क्षमता से अधिक बच्चों को बिठा रखा था वैन में। क्या जिम्मेदारों की खुलेगी नींद, होगी कार्यवाही? उदयपुर शहर के समीप देवारी में खाली प्लॉट में खड़ी 3 कारों में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। 2 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। प्रतापनगर थाना पुलिस जुटी जांच में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर के जनसुनवाई में करीब 2 घंटे देरी से पहुंचने से महिलाओं में उपजा रोष। आयोग द्वारा कार्यक्रम के तहत होनी थी जनसुनवाई। राहटकर ने सुनवाई के बाद दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।